तो फिल्म की शुरुआत दो लड़कियों को दिखाकर होती है जो बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। वे दोनों एक साथ घूमती थीं और समय बिताती थीं। माया अपने भाई और कजिन्स के साथ हाइकिंग के लिए जा रही थी और यहीं उसने एदा को भी इनवाइट कर लिया, लेकिन एदा को डर था कि उसकी मॉम उसे परमिशन देंगी ही नहीं। ठीक इसी तरह बात करते करते एदा अपने बालों पर हाथ फेरे तो उंगलियों में फंसकर उसके बहुत सारे बाल निकल आए, जिसे देखकर वह घबरा जाती है। खैर, वह बाल फेंक देती है और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि माया एदा की मॉम से परमिशन लेने आई थी ताकि वह एदा को हाइकिंग ट्रिप पर भेज दें। यहाँ उसका डैड भी आ जाता है जो पहले तो मना करता है लेकिन बाद में परमिशन दे देता है और एदा माया को घर के बाहर तक सी ऑफ करने के लिए आती है। जिस टाइम माया एदा के पीछे एक भयानक शैडो को खड़ा देखती है जिसकी लाल आंखें थीं। यह देखकर ही वह डर गई और साथ ही साथ वह यहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। एदा कंफ्यूज होकर अपने पीछे देखती रही लेकिन उसे तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखा था। खैर, अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये सभी फ्रेंड्स एक साथ मिलकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इन्हें हाइकिंग करना था। यहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी तो इन सब ने गेस्ट हाउस में रुकने का डिसाइड किया। रात होते ही एदा के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। वह जान गई कि उसे पीरियड्स हो गए हैं। यह बात जब वह माया को बताती है तो माया कहती है, तुम अगर कहो तो हम घर वापस चले जाएं। ऐसी हालत में माउंटेन्स में हाइकिंग करना ठीक नहीं होता, लेकिन एदा उसे मना कर देती है। उसे बहुत मुश्किल से परमिशन मिली थी और वह इन मोमेंट्स को यादगार बनाकर रखना चाहती थी। सिर्फ इस छोटी सी वजह से वह इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती। अब माया भी बात नहीं बढ़ाती है और एदा अपने कपड़े धोने वॉशरूम में चली जाती है और यहीं वह पहली बार उस भयानक बूढ़ी भूत को देखती है। यहाँ उसके चिल्लाने के बाद उसके सब दोस्त आ गए थे और वह जब दरवाजा खोली तो सबको ऐसा लगा कि जैसे कोई उसकी रूह खींच लिया है। बात नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि आंखें भी नहीं झपका रही थी। सबने उसे पकड़कर रूम में लेकर आए और उससे पूछते हैं क्या हुआ, तो वह बताती है कि मैंने वॉशरूम में कोई अजीब क्रिएचर देखा था। वह दुबली पतली सी लंबी थी, सफेद बाल जैसे कोई बूढ़ी महिला और उसकी आंखें किसी लाल बल्ब की तरह जल रही थीं। ये सब बातें जब इस गेस्ट हाउस की ओनर सुनती है तो डर जाती है और इन सबको बताती है कि ऐसी ही एक क्रिएचर सालों पहले भी इस जगह पे देखी गई थी जिसने यहाँ आने वाले लोगों का जीना हराम कर दिया था और फिर यहाँ पर कुछ लोगों की मदद से बहुत सारे रिचुअल्स करने के बाद उस एंटिटी से हमारी जान छूटी थी और अब अगर वह दोबारा आ गई है तो यह बहुत बड़ा खतरा है। हो सकता है कि अगर वह एदा को नजर आई हो तो एदा के साथ ही यहाँ आई हो। ये बात सुनकर यहाँ पर सब लोग डर जाते हैं और इनमें से एक लड़का तो यह भी कह देता है कि हमें एदा को वापस घर भेज देना चाहिए, लेकिन माया ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि माया को पता था एदा कितनी एक्साइटेड है इस ट्रिप के लिए और उसे इसके बाद कभी परमिशन भी नहीं मिलेगी। खैर, इस टाइम जब सारे सो जाते हैं और अगली सुबह जब ये सब उठते हैं तो एदा इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि उसके मूड को देखकर किसी को लगता ही नहीं कि रात उसके साथ कुछ हुआ भी था। सभी लोग अपना अपना बैग उठाते हैं और ट्रैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। पहाड़ों की खूबसूरती देखते हुए माया और एदा तो इसमें खो ही गईं। एदा को तो अफसोस होने लगा था कि वह क्यों इतना कैमरा घर भूला आई। सीन कट होकर हमें एदा के घर पर एदा की मॉम को दिखाया जाता है। जब वह सफाई कर रही होती हैं तो उन्हें एदा की डस्टबिन में बहुत सारे बाल और एदा के खून से भरे टिश्यूज दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वह परेशान हो जाती हैं। वह यह बात एदा के डैड को भी बताती हैं, लेकिन एदा के डैड कहते हैं इतनी छोटी छोटी बातों को सर पर सवार नहीं करते। जब एदा आएगी तो तुम उसे डॉक्टर को दिखा देना। यहाँ ट्रैकिंग करते हुए एकदम से एदा को थका थका महसूस होने लग जाता है। उसकी सांस उखड़ जाती है और वह जब रेस्ट करने के लिए वहाँ बैठती है तो एकदम से उसकी आंखें भी अजीब पड़ जाती हैं। उसकी ऐसी हालत को देखते हुए सभी पैनिक करने लग जाते हैं और माया जब उसके कान में उसका नाम बोलती है तब वह एकदम से होश में आती है। उसके ठीक होने के बाद ये लोग दोबारा अपनी ट्रैकिंग कंटिन्यू कर देते हैं और आधा रास्ता होने पर ये सब लोग थोड़ी देर सांस लेने के लिए रुकते हैं। इस टाइम जब सब लोग खाने पीने में बिजी थे तो एदा छुपके से उठकर यहाँ से चली गई और पास में बने एक झील के पास चली गई। माया ने जब देखा तो वह भी उसके पीछे आई और एदा से कहने लगी, इस तरह अकेले कहीं भी जाना ठीक नहीं है। तुम समझो यह जगह इतनी भी सेफ नहीं। एदा जैसे ही उसकी तरफ मुंह करती है और अजीब सी मुस्कुराहट के साथ एदा उसका गला पकड़ लेती है। माया की चीखने चिल्लाने की आवाजें सारे लड़कों को यहाँ ले आती है और वह लोग बहुत ही मुश्किल से माया को एदा से छुड़वाते हैं। जैसे ही एदा माया को छोड़ती है, माया को झील के बिल्कुल दरमियान में एक लंबी बूढ़ी एंटिटी दिखाई देती है। इस टाइम माया के अलावा कोई भी उसे देख नहीं पाया। खैर, ये लोग एदा को लेकर वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। उसको कुछ सूंघाते हुए होश में लेकर आते हैं। एदा ने जो अब किया था उसके बारे में जब ये लोग सवाल करते हैं तो एदा को कुछ भी याद नहीं था। उसकी हालत को देखते हुए इस टाइम सारे डर गए थे। उसके बाद भी ये लोग दूसरी बार सफर शुरू करते हैं। ऊपर चढ़ते हुए थोड़ी ही दूर जाने पर इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इनके इर्द गिर्द कोई भाग रहा हो और उस जगह पर इन्हें एक बच्चे की हंसी की आवाजें सुनाई देने लगी, जिसकी वजह से ये सभी लोग डर गए और माया तो उस शैडो को भी देख पाई। माया ने इसको भी इग्नोर किया और सबके साथ सफर कंटिन्यू करती रही। थोड़ी ही आगे जाने पर माया को रास्ते में खड़ा एक बूढ़ा आदमी भी नजर आया और ये सब लोग जब उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचे तो इन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई दी।
ये आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि इन सब के कान फटने लगे और इन्होंने अपने कान बंद कर लिए, यहाँ तक कि ये सभी लोग बेहोश हो गए। और जब इन्हें होश आया तो वह बूढ़ा आदमी माया ने देखा कि यहाँ से जा चुका था। यहाँ पर मौजूद लड़के ये बात कहने लगते हैं कि इनके साथ यह अजीबोगरीब काम ऐदा की वजह से हो रहे हैं। उसकी यह बात सुनते ही ऐदा गुस्से से उसे देखती है और उसकी बातों को इग्नोर करते हुए ये सब लोग दोबारा अपना सफर कंटिन्यू कर देते हैं। अभी थोड़ा सा ही चली थी कि ऐदा की हालत दोबारा से बिगड़ने लगी। इन्होंने ऐदा को बिठाकर पानी पिलाया। पानी पीते पीते ही उसके माथे पर झुर्रियां आने लगी। उसका चेहरा बिगड़ गया और वह इस तरह से मुस्कुराई जैसे किसी और एंटिटी ने उसे पॉसेस कर लिया हो। वह लड़का जो बार बार ऐदा को वापस छोड़ने की बात कर रहा था, वह कहता है कि अगर ऐदा की हालत ऐसी ही रही फिर तो हम इस माउंटेन को सर ही नहीं कर पाएंगे। माया जान गई थी कि ऐदा की दिमागी हालत भी ठीक नहीं रही, इसीलिए वह ऐदा के साथ साथ सभी लोगों को ही वापस चलने को कहती है। और यह बात सुनकर उसकी आंखों में खून भी उतर आया। सब डरकर उससे पीछे हट गए और माया समझ गई कि जो एंटिटी वह बार बार ऐदा के पीछे देख रही थी वही एंटिटी ही ऐदा को पजस कर चुकी है। ऐदा सब लोगों से कहती है, मैं तो ऊपर तक जाऊंगी और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार डालूंगी। यह बातें कहते ही वह अकेले ही अपना सफर शुरू कर देती है। सब लोग पीछे से उसे देखते रह जाते हैं और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता ऐदा उन सब की नजरों से गायब भी हो गई। माया जो अभी भी कंफ्यूज खड़ी थी, उसने देखा कि दूर से एक बूढ़ी औरत अभी भी इनके ऊपर नजर रखे हुए है और यह बूढ़ी औरत अभी भी माया के अलावा किसी को नजर नहीं आ रही। और यहाँ हमें रिवील होता है कि माया के पास एक सुपर पावर थी। उसकी स्पिरिचुअल आई यानी थर्ड आई खुल चुकी थी, जिसकी वजह से वह सारी ही एंटिटीज या दूसरी क्रिएचर्स को देख सकती थी। इसीलिए मूवी के स्टार्ट से अब तक सारी एंटिटीज माया को ही नजर आ रही थी, जो एंटिटीज आम लोगों के लिए देखना नामुमकिन है। खैर, जैसे ही ये लोग ऐदा के पास पहुंचते हैं, माया भागकर ऐदा के पास जाती है और उसे आगे बढ़ने से रोकने लग जाती है। इस टाइम माया की आंखों से आंसू भी निकल रहे थे और ऐदा भी रोने लगी। रोते रोते ऐदा ने कहा कि यह सफर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी यादगार बनेगा और मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। अब माया का जो कजिन सबको वापस चलने को कह रहा था, माया उसे भी समझा देती है कि ऐदा की बात मानते हुए हम चोटी को सर कर लेते हैं, क्या पता ऊपर जाते जाते सब चीजें वापस नॉर्मल हो जाएं। सभी लोगों ने अपना मूड ठीक किया और ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गए। जैसे जैसे ये और ऊंचाई पे चढ़ रहे थे, ऐदा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी थी, लेकिन ऐदा अपने आप पर काबू पाते हुए ऊपर चढ़ती रही और फाइनली ये लोग चोटी को सर कर भी लेते हैं, जो लगभग 3000 मीटर की बुलंदी थी। अब रात भी हो चुकी थी। ये लोग यहीं पर टेंट्स लगाते हैं और आराम करने लग जाते हैं। जैसे ही रात परवान चढ़ती है, ऐदा की तबीयत दोबारा बिगड़ने लग जाती है। उसकी बॉडी ऐसे अकड़ गई थी जैसे उसकी बॉडी के अंदर कोई और चीज आ गई हो। ऐदा की तबीयत इनके संभालने में तो नहीं आ रही थी, इसीलिए ये सब लोग नीचे की तरफ जाते हैं ताकि आसपास से कोई मदद बुला सके और इन्हें यहीं पास में रहने वाला एक आदमी मिल जाता है। वह आदमी इन लोगों के साथ इन लोगों के टेंट तक आता है और ऐदा की हालत को देखते हुए ऐदा के कान में कुछ चीजें पड़ता है, जिसकी वजह से ऐदा की आंखें काली पड़ जाती हैं और उसके पूरे मुंह की वेंस भी नीली हो जाती हैं। उसकी बॉडी के हिस्से इस तरह मुड़ गए थे जैसे कि सारी हड्डियां टूट जाएंगी। जब ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो उस आदमी ने भी जो कुछ वह पढ़ रहा था वह जोर से पढ़ना शुरू कर दिया और एकदम से ऐदा नॉर्मल हो गई। ऐसा लगा कि जैसे जिस भी चीज ने ऐदा के ऊपर कब्जा किया हुआ था उसने ऐदा की बॉडी को छोड़ दिया। इसी टाइम सीन कट होकर हमें घर पर ऐदा की मॉम को दिखाया जाता है, जो इस टाइम प्रे कर रही थी और इस टाइम पर उन्हें लग रहा था कि जैसे कोई उनको घूर रहा हो। हालांकि उनके घर पर कोई भी नहीं था और जब वह यह बात अपने हस्बैंड को बताती हैं तो वह उन्हीं का मजाक बना देते हैं। खैर, दोबारा हम ऐदा को टेंट के अंदर देखते हैं जहां पर वह एकदम से सोते सोते उठ जाती है। उसका चेहरा बदल जाता है, उसी लड़की में जिसे बार बार हम ऐदा के साथ देख चुके हैं। माया डरकर एकदम से उठ जाती है और हमें पता चलता है कि यह सब माया का ख्वाब था। लेकिन उसने क्या देखा कि ऐदा जो कुछ देर पहले उसके साथ लेटी हुई थी वह उसके साथ नहीं थी। वह ऐदा को ढूंढने के लिए बाहर निकली। उसे ऐदा नजर भी आ गई और उसने जैसे ही ऐदा को बुलाया तो ऐदा उसकी तरफ पलटी। लेकिन अब ऐदा का चेहरा ऐदा का नहीं था, यानी जो कुछ माया ने अपने ख्वाब में देखा था वह सच में भी हो रहा था। और यहाँ माया समझ गई कि इस टाइम ऐदा दोबारा किसी एंटिटी के या किसी शैतान के पोजीशन के अंदर है, उसके कब्जे में है। माया ऐदा को कुछ थप्पड़ मारती है और जैसे ही ऐदा होश में आती है तो वह उसे अपने टेंट पे ले जाती है। फाइनली अब सुबह भी हो गई। इन सब लोगों ने अपने बैग पैक किए और वापस आने की तैयारी करने लगे। माया ने देखा कि ऐदा उनके साथ नहीं थी। ऐदा को ढूंढने के लिए वह उस तक गई तो ऐदा ने उससे कहा, मेरा यहाँ से जाने को दिल ही नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है कि जैसे यह माउंटेन ही मेरा घर हो। मुझे जो यहाँ से सुकून मिल रहा है वह सुकून मुझे आज तक नहीं मिला। जाने से पहले ऐदा कुछ देर तक एक बहुत बड़े से पत्थर को देखती रहती है और उसे देखते हुए कुछ बोलती भी है। माया को लगा शायद वह वही बातें कर रही होगी जो उसके साथ गुजरी।
खैर वह उससे कुछ नहीं कहती और गाड़ियों तक ये लोग आ जाते हैं। इनका वापसी का सफर बिल्कुल नॉर्मल था और फाइनली ये लोग अब अपने शहर आ चुके थे। घर आते ही ऐदा अपनी मॉम से भी नहीं मिली और सीधा घर के अंदर चली गई, जिससे उसकी मॉम को काफी अजीब फील हुआ। खैर माया तो यहाँ से चली गई और जैसे जैसे रात गहरी हुई ऐदा की तबीयत दोबारा से बिगड़ने लगी। उसकी बॉडी बुरी तरह कांपने लगी और ऐदा पागलों की तरह हंसने लगी। उसकी हंसी डरावनी थी। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसकी मॉम इतनी ज्यादा डर गई कि उन्होंने मस्जिद से उस्ताद साहब को बुला लिया। उन्होंने ऐदा के ऊपर कुछ पढ़ा भी, लेकिन उनकी कोई भी बात ऐदा पर असर नहीं कर रही थी। इसीलिए ऐदा की मॉम और डैड उसे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हॉस्पिटल में भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। डॉक्टर्स उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि डॉक्टर्स को तो उसकी बीमारी की ही समझ नहीं आ रही थी। अब माया और माया के भाई जब ऐदा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आए तो ऐदा के डैड बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने तो माया और माया के भाई को डांट भी दिया कि यह सब माया की वजह से हुआ है। माया की जिद और कहने पर ही ऐदा उनके साथ माउंटेन्स पर गई थी और वहां से आने के बाद से उसकी तबीयत लगातार खराब ही होती जा रही है। वह उनसे कहते हैं कि अगर तुम उसे ट्रैकिंग के लिए जाने का न कहते तो शायद आज मेरी बेटी ठीक होती। वह माया से कहते हैं या तो तुम किसी तरह यह सब कुछ ठीक कर दो या मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। माया परेशान हो चुकी थी। इस सब में उसकी तो कोई गलती नहीं थी। वह कॉलेज में भी परेशान और खोई खोई रहती है, जबकि यहाँ ऐदा आज भी हॉस्पिटल में है। जैसे ही रात गहरी होती है यानी आधी रात हो जाती है, तभी ऐदा दोबारा उसी एंटिटी को देखती है जिसे उसने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वही पतली सी लंबी सी बूढ़ी सी चुड़ैल, जिसको देखते ही ऐदा की तबीयत दोबारा से बिगड़ जाती है। सुबह में माया उसे मिलने भी आती है उसका नाश्ता लेकर। माया उसके साथ काफी सारी बातें करती है और ऐदा उसे अपनी हालत के बारे में बताती है कि उसे कैसे डरावनी वीएन आते हैं और अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं। माया उसकी बातें तो सुन रही थी, लेकिन माया को लगा कि शायद ऐदा यह सारी बातें इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। वह ये सारी बातें आकर स्कूल में अपने दोस्तों को भी बताती है। सभी लोग परेशान हो गए, यह सोचते हुए कि पता नहीं क्यों ऐदा ऐसी हो गई। सारे दोस्त मिलकर ऐदा से मिलने के लिए जाते हैं और उसके लिए प्रे भी करते हैं कि ऐदा जल्दी ठीक हो जाए और वापस उनके साथ आए। यहीं से बातें करते करते ऐदा एकदम से अपनी बाईं तरफ मुंह कर लेती है और दरवाजे की तरफ घूरने लग जाती है। वह माया से कहती है, देखो वह वहीं पर तो है, लेकिन किसी को दरवाजे के पास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सबने उसे समझाने की कोशिश की कि दरवाजे के पास कोई नहीं है, लेकिन ऐदा किसी को वह न समझा पाई जो उसे नजर आ रहा था। खैर रात होती है और रात में ऐदा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। उसको सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है और जब उसको खून की उलटी होती है तो तब वह मर जाती है। जैसे ही यह खबर उसके घर और दोस्तों को पता चलती है तो वहां पर कयामत टूट आती है। ये सब कुछ ही दिनों में तो हो गया था। 3 से 4 दिन पहले ऐदा बिल्कुल ठीक थी और आज ऐदा उनके दरमियान नहीं। माया की तो हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि महीनों बाद भी वह अपनी बेस्ट फ्रेंड ऐदा को नहीं भूल पाई। ऐदा की मौत ने सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब किया था वह माया को किया था और उसकी एक वजह यह भी थी कि ऐदा के डैड ने उसकी इस हालत का और मौत का जिम्मेदार माया को ठहरा दिया था। हर रात उसे ऐदा के ख्वाब और ऐदा के वीएन आया करते थे। ऐसे ही उसकी बातें याद करते करते एक दिन उसे याद आता है कि जब ये लोग हाइकिंग के लिए निकल रहे थे तो ऐदा के डैड ने ऐदा को चुपके से कोई पोटली पकड़ाई थी और उसे कहा था कि यह माउंटेन्स वाली झील में फेंक आना, और ऐदा ने माउंटेन्स वाली झील में जाकर उसे फेंक भी दिया था। और उसी जगह पर तो माया ने वह एंटिटी देखी थी। यह सारी बातें सोचकर वह डर जाती है और सुबह होते ही यह सारी बातें ऐदा की मॉम को जाकर बताती है। ऐदा की मॉम भी हैरान हुई और उन्होंने फौरन अपने हस्बैंड से जाकर पूछा कि उस दिन आपने जो ऐदा को पोटली दी थी आखिर वह क्या थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऐदा के डैड उन सब लोगों को एक खास रूम में नहीं जाने देते थे। ऐदा की मॉम आज गुस्से में थी। वह उस रूम के अंदर चली गईं जहां जाकर उन्होंने देखा कि ऐदा के डैड अजीब सा कोई रिचुअल कर रहे थे, यानी ब्लैक मैजिक कर रहे थे, काला जादू कर रहे थे। और यहां आकर कहानी के सारे पन्ने खुल जाते हैं। मसला असल में यह था कि ऐदा के डैड का बिजनेस बहुत ज्यादा खराब जा रहा था। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे उस पर किसी ने काला जादू कर दिया हो, और जैसे ही उसे यह बात पता चली कि उसका एक दुश्मन उस पर काला जादू कर रहा है तो उससे बदला लेने के लिए ऐदा के डैड ने भी एक तांत्रिक से कांटेक्ट किया। उस तांत्रिक ने काला जादू कर ऐदा के डैड को एक डॉल दी जिसे उन्हें घर से बहुत दूर फेंकना था। अब जिस दिन ऐदा के डैड उस तांत्रिक से मिलकर घर आए उसी रात ऐदा हाइकिंग के लिए जा रही थी। उन्होंने यह काम ऐदा को सौंप दिया, यह भी सोचे बगैर कि वह जिस पर यह काला जादू, यह कर्स्ड ही श्राप दे रहे हैं, यह श्राप पलटकर उनकी बेटी को या उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। उस दिन से पहले से ही जब जब उसके डैड इस ब्लैक मैजिक के अंदर इन्वॉल्व हो रहे थे, ऐदा की भी तबीयत उसी दिन से खराब होती जा रही थी। उसके बाल झड़ने लगे थे, उसके मुंह और नाक से खून आने लगा था। यानी ऐदा के डैड जिस किसी पर भी काला जादू करवा रहे थे वह पलटकर उन्हीं के ऊपर वार कर रहा था। ऐदा की मॉम को जब यह सारी कहानी पता चलती है तो वह फूट फूट कर रो देती हैं। वह कहती हैं, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी, आपने ही मार दिया हमारी बेटी को।
लेकिन यहाँ पर ऐदा के डैड भी रोने लगे और कहने लगे, मेरा यह सब करने का यह मकसद था ही नहीं। सब लोग अब ऐदा की मौत से थोड़ा आगे निकल आए थे। पहले वाले ही 6 फ्रेंड्स का ग्रुप दोबारा ऐदा की याद में उसी माउंटेन्स पर हाइकिंग के लिए जाता है, जहाँ एक खास पॉइंट पर माया को ऐदा की परछाई मिलती है, जिससे वह बातें करने लग जाती है। और यहाँ पता चलता है कि माया आज भी ऐदा को नहीं भूली थी। और बस यही सब दिखाते हुए यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।